नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे सभी साथियों के साथ हम अभी तक की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि गृह मंत्री शुभंकर जम्मू में हैं और वहां पर वो सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। सईद जी, जो आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे, हालांकि मौसम की वजह से बदलाव हुआ, लेकिन एक अच्छी खबर आज हमारे पास है, पॉजिटिव खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी है और एक ऐसा क्रूज दिया है जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज हैं। आप कई हजार किलोमीटर सफर कर सकते हैं और डिब्रूगढ़ तक वो जाएगा 5 राज्यों से होते हुए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा तोहफा है। आप और हम भी अगर पैसे अच्छे हों तो आनंद ले सकते हैं। अगली खबर अर्पिता। शुक्रिया आप दोनों का। और आज जोशीमठ में 2 होटल जिनको गिराया जाना था वो कार्रवाई भी चल रही है और बहुत ही सावधानी के साथ वहां पर जो भारी सामान है पहले उनको उतारा गया। विस्तार से बताएंगे कैसे वो कार्रवाई चल रही है और एक सैटेलाइट इमेज चिंता बढ़ा रही है, कैसे बताएंगे वो भी आगे विस्तार से। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आशुतोष। शुक्रिया अर्पिता, शुक्रिया शुभंकर, शुक्रिया सही जी और सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बात करेंगे खेलों की भी, क्योंकि आज से विश्व कप हॉकी की शुरुआत हो गई है। ओडिशा से पूरी खबर तस्वीर पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई, क्योंकि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें, तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव हैं चंपत राय ने इस बाबत जानकारी भी दी है। और ये आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो निर्माण कार्य है काफी तीव्रता के साथ, तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और अक्टूबर 2023 तक फर्स्ट फेज का काम पूरा भी हो जाएगा और गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में ये आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है। और मैं उसको कहूंगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंबे भी मार्बल के होंगे और फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है। उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग अलग रखे गए हैं पहचान करने के लिए।
तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर तो सही जी, जिस तरह से निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसे करोड़ों और वो भक्तों के लिए ये जल्दी से खुशखबरी मिल जाएगी सामने। बिल्कुल आशुतोष, आप ठीक कह रहे हैं और हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी ने पूरा जायजा निर्माण कार्यों का लिया है। सिर्फ 1 साल का और इंतजार, जब भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा अयोध्या में तैयार। राम जन्मभूमि में इस वक्त उसी प्रांगण में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे श्री राम का ये भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से राजस्थान से यहाँ पर पत्थर मंगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन उस पर उकेरे जा रहे हैं और उन पत्थरों पर आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग भाव भंगिमाओं में न सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, बल्कि नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं भी आपको नजर आएंगी। ये पूरा का पूरा प्रांगण काफी तेज गति से यहाँ पर कामकाज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आजकल कुछ अलग ही वजहों से जाना जा रहा है, लेकिन जब ये राम मंदिर के प्रांगण में खड़ा है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उसको उठाकर ये नीचे के हिस्से में डालता है और फिर नीचे यहाँ पर परिक्रमा के लिए पूरे हिस्से की परिक्रमा किस तरह से श्रद्धालु कर पाएंगे उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सिंह द्वार है, उसके बाद नृत्य मंडप है, फिर धीरे धीरे रंग मंडप की तरफ श्रद्धालु बढ़ेंगे। रंग मंडप से आगे बढ़ेंगे गृह मंडप और उसके बाद वो गर्भगृह आ जाएगा, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। जिस रामलला की मूर्ति आपके मन में इस वक्त बसी हुई है, सांवले रंग की उनकी सूरत होगी, छोटी सी मुस्कुराती हुई उनकी जो छवि दिखेगी। हालांकि मूर्ति तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि 30 फीट की दूरी से ही आपको रामलला के दर्शन करने होंगे, लेकिन मुस्कुराती हुई उनकी सूरत आपको दिखेगी। इसके साथ ही पूरी तैयारी इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कम से कम 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आकर यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन कर सकें। जो गर्भगृह बनाया जा रहा है, गर्भगृह में सिर्फ रामलला को विराजमान रखा जाएगा, जबकि उनके जो भाई हैं तीनों, शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी की मूर्ति तो एक जगह होगी, लेकिन बाकी तीनों भाइयों को अलग अलग हिस्सों में रखा जाएगा। और इसी के साथ ऊपर की तरफ एक तरफ गर्भगृह होगा, जब ऊपर के हिस्से में हम जाएंगे वहां पर राम दरबार बनाया जा रहा है और नाम से ही स्पष्ट है, राम दरबार में श्री राम राजा के रूप में विराजमान होंगे। वहां पर मां सीता भी होंगी, वहां पर बाकी राम दरबार में तमाम लोग, आपको अयोध्यावासी भी पत्थरों में उकरे हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर भव्यता इस रूप में दी जा रही है कि कलयुग में भी अगर प्रभु राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए तो उनको सतयुग की वही भाव भंगिमा उनमें नजर आए और प्रभु राम के दर्शन करने के साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाए। इसको लेकर हो रही है पूरी बड़ी तैयारी। राम जन्मभूमि से हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। बहुत विस्तार से हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी ने शुभंकर ये जानकारी दी है और चित्रा हमारे साथ लाइव में। चित्रा, आप रक्कुल की भूमि पर मौजूद हैं और हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप खुद कह रही थी कि कलयुग में अगर भगवान श्री राम को महसूस करना है तो आप यहां पर पहुंच जाइए, वो आभास जो है वो आपको हो जाएगा। तो वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ आभास आपने किया और क्या कुछ आप देख रही हैं, क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं, वो राजा श्री राम को महसूस करना चाहते हैं, तो वो तस्वीरें दिखाइए और मन की भावनाओं को शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए शुभंकर, हुई है वही जो राम रचि राखा को राम जय जय राम। कम से कम जो राम भक्त हैं, जब वो अयोध्या आ रहे हैं तो इसी वो श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए, हालांकि आप सभी ने जिसके बारे में के लिए शूट की परमिशन मिली थी, अभी वहां से हमें दूसरे हिस्से में लेकर आया गया है। यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है उन श्रद्धालुओं की जो रामलला अभी टेंट में विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए ये तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात हमने अपनी आंखों से देखी, देखिए एक तरफ जो भव्य रामलला की मूर्ति जो लोगों के दिमाग में, जो लोगों के उसको लेकर जब दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे तो यकीनन रामलला के दर्शन उसी रूप में हो पाएंगे। भव्य उनकी मूर्ति तैयार की जाएगी। हालांकि चंपत राय जी से इस बारे में जब हमने सवाल पूछा कि कहाँ पर मूर्ति तैयार हो रही है, कितनी उनकी ऊंचाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उनकी ओर से नहीं दी गई। लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गर्भगृह होगा, मेन जगह वहां पर श्री राम की मूर्ति विराजमान होगी और वहां पर रामलला के रूप में यानी कि बाल रूप से उनकी मूर्ति हमारे दर्शक देख पाएंगे। सामने उनकी सूरत होगी, मूर्ति तो बड़ी सी होगी ताकि दूर से 30 फीट की दूरी से पास में मूर्ति के जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी श्रद्धालु को,
30 फीट की दूरी से ही वो श्री राम के दर्शन कर पाए। फिलहाल जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से आए हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मन में है कि अब जल्दी से बने राम मंदिर और दर्शन कर पाए। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। आप दादा कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। भव्य राम मंदिर की भी अब तैयारी है, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने ताकि दर्शन कर पाए। ठीक है चित्रा, हम आपके पास लौटेंगे। और ये भी अपने आप में अद्भुत है कि वो दौर जब रामलला टेंट में रहा करते थे और वहां से जो ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राजस्थान से तमाम पत्थर आए हैं, तमाम कारीगर लगे हुए हैं और ये आशा उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और भक्तों के लिए वहां जाना संभव हो पाएगा। क्योंकि अभी ये स्पेशल परमिशन के जरिए आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें चित्र त्रिपाठी के जरिए दिखा रहा है जो वहां पर मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं, ये वही पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल करके भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। चित्रा लगातार बनी हुई है हमारे साथ। चित्रा, टेंट में रामलला से अब ये भव्य राम मंदिर तक का सफर आपने भी देखा है, उन कानूनी पहलुओं को, और अब जब मंदिर बन रहा है कितना कुछ बदल गया है, क्योंकि आपने वहां तब भी रिपोर्टिंग की थी, अब भी आप कर रही हैं। जरा शब्दों में व्याख्या करेंगी तो दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर लेगा। देखिए शुभांकर, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो श्री राम में आस्था रखते हैं उनके लिए भावनाओं का जिस तरह से उमाड़ होता है, उनके ज़हन में जो भावनाएं हैं उनको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसी अयोध्या में जब मैं बचपन में आती थी तो मैंने फटे हुए टेंट में भी श्री राम को विराजमान होते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरह से कड़ी सिक्योरिटी में आपको घंटों की लाइन लगने के बाद जाके वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचना होता था, क्योंकि मामला कोर्ट के भीतर था। लेकिन अभी जो रामलला की छोटी सी मूर्ति जिसके दर्शन करने के लिए ये जो लंबी कतारें मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये जो मूर्ति है ये चलायमान है, यानी कि कई जगहों पर ये मूर्ति चल चुकी है। इस मूर्ति को भी यहाँ पर स्थान दी जाएगी, यहाँ पर चलायमान श्री राम की इस मूर्ति को भी रखा जाएगा। लेकिन जो भव्य राम मूर्ति, हालांकि उसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि कहाँ पर तैयार की जा रही है, किस तरह से होगी, लेकिन पत्थर की मूर्ति बनाई जाएगी और वो भव्य राम मूर्ति को देखने के लिए यहाँ पर देखिए ये निर्माण कार्य अलग, लेकिन एक बयान जो अमित शाह ने दिया जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। खड़गे साहब ने भी ये कहा कि अमित शाह कौन होते हैं तारीख बताने वाले, वो बयान आपको जरा सुनवाते हैं। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कैबिनेट की एक बैठक हो रही थी जिसमें एक ठोस निर्णय लेने पर चर्चा हुई। आपको बता दें 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई और अब जाकर ये बैठक खत्म हुई है। तो धामी कैबिनेट की ये बैठक खत्म हो गई। क्या निर्णायक फैसला यहाँ पर लिया गया, कैसे अब जोशीमठ के लिए आगे रणनीति बनाई जानी है, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां ये बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ वो 2 होटल जो खतरनाक माने गए, उसके बाद उन्हें ढाने का, उनको गिराने का काम भी किया जा रहा है। 5000 तक देखिए किस तरीके से राहत शिविर में 950 प्रति माह कमरा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बातें जो आज इस बैठक में कही गई हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डिटेल्स के साथ। अमित, क्या जानकारी, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे इस बैठक के? जी देखिए, अभी जो है बैठक खत्म हुई है उसके बारे में डिटेल्स आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि राहत को लेके बहुत सारे सवाल थे, लोगों के जहन में सवाल थे कि आखिरकार क्या कुछ लोगों को मिलेगा। 5000 रुपए कहा गया है कि किराया मिलेगा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं और उनके पास बहुत ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है। जैसे कि हम जिस इलाके में इस वक्त खड़े हैं वहां पे आप देखेंगे तो नीचे जो मकान था वो ढह गया है और जो खेती गृहस्थी थी जहां से पैसा आता था वहां पे वो भी तबाह हो गया है। एक और अहम बात जो है कि राहत शिविर में प्रति कमरा 950 रुपए के मैक्सिमम, यानी कि रिलीफ कैंप में अभी फिलहाल तो शिफ्ट किया गया है, लेकिन अगर कुछ लोग वहीं रहना चाहते हैं तो 950 रुपए में मैक्सिमम किराया वहां पे रहेगा और खाने की व्यवस्था प्रति व्यक्ति 450 रुपए में कर दी गई है वहां पे। इसके अलावा
विस्थापन के लिए जो जानवर है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाजार से जब आप हटते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार अपने पशुओं को लेके वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो उसको लेकर भी एक क्लैरिटी अब आ रही है कि विस्थापन के लिए 15,000 रुपए प्रति जानवर दिया जाएगा और बड़े पशु के लिए भी जो है उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। यानी कि कई सारे बड़े सवाल जो थे जिसको लेकर चिंता हो रही थी लोगों में, वो अब कम से कम इस बैठक के बाद कम होगी। बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज, इस खबर पर दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए आप नजर बनाकर रखें। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देखिए जोशीमठ की जो दीवारें हैं, दरारें हैं, वो तो अभी बानगी भर है, खतरा अभी बाकी है, क्योंकि इसरो ने सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें जारी की हैं पिछले अगर 12 दिनों की बात कर लें तो जोशीमठ का कुछ हिस्सा जो है 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। यानी कि ऐसा कुछ अगर होगा भविष्य में तो जोशीमठ सिर्फ इतिहास में सिमट जाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जमीन का फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना, ये तो तबाही की सिर्फ बानगी भर है। तबाही अभी बाकी है, खतरा बहुत बड़ा है। बात कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की भी नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने की भी नहीं है। खतरा इससे बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। यह तस्वीर एक अलर्ट है, एक नोटिस है। इसरो की तस्वीर बता रही है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है। अब खतरा मकानों को नहीं, पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक यह धंसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ही दर्ज की गई है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर में जो पीली रेखा दिख रही है उसी के अंदर जोशीमठ का इलाका है और यह फॉल्ट लाइन के साथ तेजी से धंसता जा रहा है। मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है, कभी भी यह शहर पूरी तरह खत्म हो सकता है, पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जोशीमठ में हो रहे त्रासदी पर इसरो की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। आज तक के पास इसरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसके सैटेलाइट इमेजेस से ये साबित हो जाता है कि जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं पिछले कई महीनों से हो रही थी। जोशीमठ काफी वक्त से धंस रहा है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। इसरो के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक करीब 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये धंसान 5.4 सेंटीमीटर आकी गई। जोशीमठ के धंसने की चेतावनी 1976 में ही दी गई थी। तब गढ़वाल के आयुक्त एसपी मिश्रा के नाम पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी में 18 सदस्य थे। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सदस्य भी कमेटी में थे। इस कमेटी ने सर्वे के बाद भारी निर्माण के काम पर रोक की सिफारिश की थी, लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। तब चेतावनी पर लोग भड़क गए, उन्हें ही बुरा भला कहने लगे। बाद में अंधाधुंध निर्माण होते चले गए। सरकारें बदलती रही, लेकिन मिश्रा रिपोर्ट की सुध किसी ने नहीं ली। रिपोर्ट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। पिछले साल एक और रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। 2022 में वैज्ञानिक दल का गठन स्थानीय लोगों की मांग पर किया गया था। जमीन धंसने और ढलान पर तेजी से हो रहे मिट्टी के क्षरण से लोगों में डर था। दिल्ली से अंकित शर्मा के साथ अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ, आज तक। जोशीमठ में तबाही अभी बाकी है। कैसे हम आपको बताते हैं, ये इसरो की डराने वाली तस्वीर है। अभी 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। 26 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक का ये आंकड़ा है और इसरो की तस्वीर में ये जमीन धंसती हुई दिखाई दिया। आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए, अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 9 सेंटीमीटर, 26 दिसंबर से तो हमने आपको बता दिया 5.4 सेंटीमीटर। मतलब अगर इतनी जमीन धंस रही है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है और खतरनाक है भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं और 4 बजे कहा जा रहा है कि केजरीवाल
मुलाकात करने जाएंगे एलजी से और ये मुलाकात पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। संविधान कानून की कॉपी दिखाने की बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से एलजी को लेकर, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहने वाला है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन कुछ जानकारी आपको दे दें। दरअसल शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर वीटो, इस फैसले पर जो है वो तनाव बरकरार है। दरअसल दिल्ली में पावर पर आर पार की ये लड़ाई है जिसमें केजरीवाल और एलजी का आमना सामना हो रहा है और शिक्षकों को फिनलैंड पर वीटो की बात आ रही है। डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति पर भी जंग जो है इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। ये महत्वपूर्ण खबर है। इधर बीजेपी हमलावर है। हरीश खुराना और अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको ये भी सुनाते हैं। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिसपे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? कल को कोई कहे इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों की, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है। अल्टीमेट द दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक संविधान के अंदर साफ लिखा है। हमने पहले की सरकारें भी देखी जिसमें मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद शीला दीक्षित को हमने 15 साल देखा। ऐसा कन्फ्रंटेशन तो कभी भी नहीं हुआ। डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं लेकिन वो बैठ के सॉल्व होते थे। सड़क के ऊपर, न्यायालयों के अंदर इस तरह के कन्फ्रंटेशन हमने तो कम से कम नहीं देखे। 20-25 साल से राजनीति में भी कर रहा हूं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मंजूर हो या ना हो। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। आतंकवाद का दंश झेलने वाले तमाम परिवार वालों से बात कर रहे हैं और आज उनका दौरा जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनके घरों पर हमला हुआ था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज मौसम खराब था और इस वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन पीड़ित परिवार जो हैं ये कहा जा रहा है कि उनके पास पहुंचे और उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। ये मुलाकात की तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन जो है वो भी दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले आतंकवादियों ने हमला किया था और जिन लोगों ने इसका दंश सहा था उनके परिजनों से मुलाकात फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आज उनका ये महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर का दौरा और इस दौरे की मुलाकात की तस्वीरें सुनील जी भट्ट ने वहां से कुछ रिपोर्ट्स भी बनाई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यही वो तमाम पीड़ित परिवार हैं जिनसे बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी मुलाकात कर रहे हैं, रविंद्र रैना। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज इन लोगों से इनका दुख दर्द जाना, इन्हें साहस बंधाया और कहा कि बदला लिया जाएगा। For a generation of दोनों बेटे वो इस आतंकी हमले में शहीद हुए। सरोज बालाजी, हम समझ सकते हैं आप इस समय काफी पीड़ा में हैं, हमारी संवेदना आपके साथ है, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज यहाँ आने वाले थे लेकिन दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। आपने उनसे फोन पे बातचीत की, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने हमारे से फोन से बात की है। वो उन्होंने जो वहाँ से दिल्ली से चल के आगे तो समझो वो हमारे घर ही पहुंच गए। हम ये नहीं समझेंगे कि वो जम्मू से बात हुई है, उनकी बात जो है वो हमारे घर में हुई है क्योंकि वो हमारे घर के लिए आ रहे थे। खराब मौसम के कारण वो हमारे घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम उनके आभारी हैं क्योंकि वो एक इतने बड़े हैं, वो भगवान है हमारे पास बच्चों के दुष्ट कष्ट के लिए यहाँ पे आ रहे थे। तो उनके आगे हमारी यही विनती है, यही अर्ज है कि एक माँ अकेली हो गई है, इस माँ का कोई भी सहारा नहीं है। और तो मैं यही उनसे मांग करूंगी कि जिस बच्चे ने मेरे बच्चे को कोई नौकरी का था, जो जॉब के कारण कोई उसको कोई दुश्मनी थी, उसको पकड़ के जैसे मेरे बच्चे को लातू से पीटा ना, ऐसे उसको भी मेरे सामने पीटा जाए। बदले के बदला मुझे बदला चाहिए, बस उनका बदला चाहिए मुझे। जिन आतंकवादियों ने आपके दोनों बेटों की हत्या की, आप चाहते हैं कि उनका खात्मा जल्द से जल्द होना चाहिए। ये बात अमित शाह जी से कही? हाँ, उनसे मैंने ये बात उनसे मैं नहीं कह पाई क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था। क्या बातचीत हुई आप दोनों की? वो यही बस अफसोस वगैरह बच्चों का कर रहे थे, तो मैं वो भी यही बता रहे थे कि कोई बात नहीं, जो आपके बच्चों का इंसाफ जो है हम जल्द से जल्द ही दिलवाएंगे। मतलब उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस खबर पर